क्या होगा अगर स्टार्टअप्स के लिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाए, तो जहां पर स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स को रीच आउट कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को रीच आउट कर सकते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी, राइट? यही चीज आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अक्षय कुमार, जो कि फाउंडर हैं एक स्टार्टअप फोर टीच के, ये सॉल्व कर रहे हैं। ये अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली फॉर स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं 12 अप्रैल को, और ये इवेंट हो रहा है जीएल बजाज सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंक्यूबेशन में, जो कि है ग्रेटर नोएडा में। अगर आपका कोई स्टार्टअप है, आप भी कोई एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप भी इस इवेंट में आ सकते हैं और जो बाकी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप्स में पार्ट ले रहे हैं, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने स्टार्टअप सेंट्रिक बहुत बातें करी हैं। एज यू ऑल नो, हमारा जो शो है क्या सीन है, दैट इज प्योरली फोकस्ड ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स। तो हम कोई मौका नहीं छोड़ते अपने स्टार्टअप्स की हेल्प करने के लिए। आज का जो स्टार्टअप है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका आइडिया ये है कि स्टार्टअप्स को इक्वल चांस मिलना चाहिए अपना आइडिया, अपनी पिच, अपना इनोवेशन अप फ्रंट इन्वेस्टर्स के सामने रखने का। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 ऑफ क्या सीन है। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ हूँ और अपनी बात रखूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। सो या आई एम ग्रेट। सर, जब हम आपके स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपका जो स्टार्टअप है दैट इज फोर टीच, राइट? फोर टीच, तो इस मतलब ये आइडिया, ये जो आप एक, मतलब मैं अगर ऐसे पूछूं कि जितना मैंने रीड किया, जितना मैंने समझने की कोशिश करी आपके स्टार्टअप के बारे में, मुझे ये समझ आया कि दिस इज समथिंग न्यू जो इंडिया में या शायद ग्लोबली भी शायद एग्जिस्ट नहीं करती। आई माइट बी रॉन्ग, बट इंडिया में तो बिल्कुल नया है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि आपका विजन क्या है। पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर आएंगे एग्जैक्ट आइडिया क्या है। बिल्कुल। सो 2020 में मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ओके। और मैंने अपना पहला स्टार्टअप बनाना शुरू करा था अंडर द नेम ऑफ एडुविदा एकेडमी। और हुआ क्या कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, स्पेशली इफ यू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो वहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। Right. कोई रूल्स नहीं होते, रेगुलेशंस नहीं होते, और उस टाइम तक कोई शार्क टैंक नहीं आया था, कुछ आया नहीं था, तो स्टार्टअप वाज नॉट दैट बिग अ बज़वर्ड इन इंडिया। राइट। तो जब मैं बाहर गया, मैंने पढ़ना चाहा, मैंने चीज़ें ढूंढना चाहिए, तो मुझे दिन के 100 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते थे कोई एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए था, और मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम मैं एक दिन तो ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो जब मेरा पहला स्टार्टअप था, वो जैसा हुआ, हम लोग ने कोविड के टाइम रन करा, कोडिंग एंड रोबोटिक्स पढ़ाई बच्चों को। कोविड के एंड में वो स्टार्टअप हमने क्लोज कर दिया, बिकॉज हमारा एम ये था कि जब तक डिजिटल मॉडल चल रहा है इंडिया में, तब तक हमें उस पे स्टूडेंट्स पे फोकस करना है। वहां से हमने डिसाइड करा कि यार अब दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू वर्क ऑन। और वहां से वी गॉट इनटू दिस डोमेन कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पर स्टार्टअप्स लर्न कर पाए, एक दूसरे से मिल पाए, सीख पाए, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर पाए, और एक दूसरे के लिए सेल्स वहीं से क्रिएट कर पाए। एंड दैट इज हाउ फोरटीच केम इनटू द एक्जिस्टेंस। ओके, सो यू आर सेइंग कि यू वांट टू ब्रिंग स्टार्टअप्स मतलब ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म जहां पे वो आपस में इंटरलिंक्ड होके काम कर पाए। एब्सोल्युटली। एंड टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, अगर आप जैसे लिंक्डइन पे जाते हो और आप सर्च करोगे इन्वेस्टर, तो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी इन्वेस्टर है, ठीक है? जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी इन्वेस्टर है, जो प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी इन्वेस्टर है, और जो वीसी में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी इन्वेस्टर है। तो आप सेग्रीगेट नहीं कर पाते हो, आप लोगों को रीच आउट करते हो, 6 महीने बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, फिर पता चलता है कि अरे यार ये तो वो इन्वेस्टर ही नहीं है। या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी डिटेल रखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो क्लोज रखते हैं। तो आपको पता ही नहीं चलता है कौन लोग इन्वेस्टर हैं और कौन नहीं है। अगर आप इंक 42 की लास्ट ईयर की 2023 की रिपोर्ट पढ़ो, तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर मोर देन 10.5k इन्वेस्टर्स अक्रॉस इंडिया, आउट ऑफ व्हिच 1.3k हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टार्टअप्स फ्रॉम 2014 टिल 2023। और इनका नाम क्या है, कौन है ये लोग? इफ यू टॉक अबाउट इट, हार्डली 10, 20, 30, 40 पता होंगे मैं। रेस्ट ऑफ देम वेयर आर दे? तो देयर नीड्स टू बी अ प्लेटफॉर्म जहां पर ये फाउंडर्स डिस्कवर कर पाए इन्वेस्टर्स को, एंड एट द सेम टाइम मल्टीपल चीजें कर पाए अपने स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए। ओके, तो सर पर इसमें एक चीज़ है, क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टर के उससे सोचूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास इवन इफ आई हैव मनी
आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, बट मुझे नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अल्टीमेटली। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एजेंसी के पास जाऊंगा, मैं किसी ऐसे एंजल नेटवर्क के पास, हाँ, जो मतलब मुझे स्टार्टअप के, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इस फील्ड में इन्वेस्ट करना है, तो इसमें जो मान लीजिए फिर वो मुझे बताएंगे कि ये 8-10 अच्छे स्टार्टअप्स हैं इस फील्ड में जो काम इनका अच्छा चल रहा है, इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो मे बी आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। वो चीज है, तो क्योंकि बीच में एक एजेंसी आ गई, तो अल्टीमेटली मुझे खुद आगे नहीं आना पड़ा, मुझे खुद किसी से फर्स्ट हैंड डील नहीं करना पड़ा। उन्होंने अपने आप छांट के अच्छे स्टार्टअप्स मुझे दे दिए, मेरे सामने लाके रख दिए, मैं इनमें से जो चाहूं मैं वो चूज कर सकता हूं। बट ऐसी कितनी एजेंसीज को आप जानते हैं? इंडियन एंजल नेटवर्क, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स, फार्ड नेटवर्क, आर फंड्स, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ देम? ओके, वो हमारा काम इन एंजल इन्वेस्टर्स को रीच आउट नहीं करना है जी। हमारा काम है इन फंड्स को भी रीच आउट करना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स को भी रीच आउट करना। ऐसा कोई भी एजेंसी हो, ऐसा कोई भी नेटवर्क हो, ऐसी कोई भी वेंचर कैपिटल फर्म हो जो कि कैपिटल एक्सेस दे किसी फाउंडर को। Okay. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो ये एंजल नेटवर्क होते हैं उनका काम क्या होता है। इंडियन एंजल नेटवर्क हो गया, लेट्स वेंचर हो गया, या आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर हो गया। आप अपनी पिच डेक सबमिट करोगे, अगर उन्हें अच्छी लगी तो वो लोग आपका वैल्यूएशन खुद डिसाइड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद डिस्कवरी कॉल होगी जहां पर आपको बताया जाएगा आपका वैल्यूएशन क्या है, और फिर 1000 लोगों के 1000 इन्वेस्टर्स के सामने आपकी एक कॉल होगी जिसमें आप आधे घंटे अपना बिजनेस एक्सप्लेन करोगे। फिर उसमें से वो सेलेक्ट करेंगे कि कितने, मतलब खुद इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, कितनों को इंटरेस्ट है इस बिजनेस में। Okay. And this is how these angel network platform works. But एक बहुत बड़ा फ्लॉ इस पूरे सिस्टम में ये है, not just with angel network, VCs, with everything. तो बेसिकली उनको डेली thousands of मेल आते हैं, और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर आप समझो अगर वो लिंक्डइन पे जाएं तो उनको बहुत सारे डेली मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे शॉर्ट गो थ्रू करेंगे थ्रू ऑल ऑफ दीज मेल्स। हमारा प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर को एक डैशबोर्ड देता है जहां पर वो उनकी पिचेस देख सकते हैं थ्रू एन एलिवेटर पिच फॉर्मेट। एलिवेटर पिच इज अ 60 सेकंड पिचिंग फॉर्मेट जहां पर आप अपने बिजनेस की डिटेल्स टू एन इन्वेस्टर विद इन 60 सेकंड्स बताते हो। अगर किसी को इंटरेस्ट आता है कि ये पिच अच्छी है तो वो उनकी पिच डेक देख सकते हैं, उनका मैसेज देख सकते हैं एंड फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वुड बी कि ये एक क्रिएटिव फॉर्मेट हो जाता है इन्वेस्टर के लिए या किसी भी एजेंसी फर्म के लिए कि वो पिचेस को शॉर्टलिस्ट कर पाए, समझ पाए उनके बारे में, और उनको एक तरह का नया मेथड देता है जो कि विजुअली इंटरैक्टिव है। So that gives a very good sort of opportunity to founders, to startups कि वो अपनी बात more than couple of ways, mails and messages के अलावा एक elevator pitch format में भी इन्वेस्टर के सामने रख पाए। ओके, यही मुझे पूछना था कि एग्जैक्टली नया क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने ये बात कर ली कि एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, बीच में जो स्टार्टअप्स को छांटती हैं वो एग्जिस्ट लोग करते हैं, जिनको डालना है पैसा वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टार्टअप्स हैं वो तो ग्रोथ हो ही रही है खैर अल्टीमेटली। तो बीच में गैप कहाँ था मार्केट में, वो आपने मुझे समझा दिया। एक और गैप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जैसे जो एंजल फर्म्स हैं या नेटवर्क्स हैं उनकी विजिबिलिटी नहीं है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं बोलूं 40-50 बड़े इन्वेस्टर्स के अलावा पीपल डोंट नो कि वो इन्वेस्टर्स कौन है। तो जो इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पास फंड है इन्वेस्ट करने के लिए, बट वो खुद को मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू एक्ट एज अ डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फॉर देम। ओके, सो सॉर्ट ऑफ आप लोग स्टार्टअप फाउंडर्स डिस्कवर कर पाएंगे इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स भी डिस्कवर कर पाएंगे उन फाउंडर्स को जो रेज कर रहे हैं। ओके, हाउ विल ForTeach मेक मनी फ्रॉम दिस? सो हम लोग ने ना मल्टीपल मॉडल सोच रखे हैं इसके लिए। जो मेन मॉडल हम लोग यूज करेंगे वो होगा एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। ओके, उस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में कोई भी इंसान को मतलब सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे या एक सर्टेन कमीशन पे मिलेंगे, वो उसको यूज कर सकता है, वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। जैसे अगर इन्वेस्टर के कंटेक्स्ट में बात करें तो दैट इज टोटली फ्री, नो कमीशन इज देयर, बट उसमें लिमिटेड आप इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। बट मान लीजिए आप फंडिंग स्प्री पे हो, आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करना है, तो उस केस में आप प्रीमियम खरीदो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट विद एज मेनी इन्वेस्टर्स एज यू वांट, यू कैन सबमिट योर एलिवेटर पिच एज मच एज यू वांट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कोई कम्युनिटी बना रहे हो या अदर फीचर्स यूज कर रहे हो, तो उसमें अगर आप उसे मोनेटाइज करोगे तो एक सेट परसेंटेज कमीशन होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए आप अपनी कम्युनिटी मोनेटाइज कर रहे हो तो उसमें 10% कमीशन ऑन द टोटल चार्जेस विल बी टेकिंग। ओके, अगर आप प्रीमियम लेते हो जिसमें आपको इन्वेस्टर्स फ्री मिलेंगे तो ये कमीशन हाफ हो जाएगा। ओके, राइट। तो आपको सिंपल मैथ्स करनी है देखने के लिए कि सिर्फ प्रीमियम लेने पे आपका ज्यादा बेनिफिट है या फिर सिर्फ 10% कमीशन देने में। ओके, सो दैट वे इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द पीपल। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज वी ग्रो व्हेन आवर कस्टमर्स ग्रो। ऑफ कोर्स, यस, मतलब होना भी यही चाहिए आई थिंक। बिल्कुल, कि ये नहीं होना चाहिए यार पहले हमारे पैसे आ जाए बाकी सबका देखते रहेंगे क्या होगा। नहीं, ठीक है जी।
तो सर मतलब एक चीज़ है, जैसे आपने बोला कि आपका एक स्टार्टअप और था जब आपने वो खोला था ड्यूरिंग कोविड, राइट, और फिर वो आपने बंद कर दिया, फाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम इस बारे में बात करें कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया एंड ग्लोबली? So basically, पहले I like to talk about India first because India as an ecosystem is entirely different from the remaining world. Right. अगर आप नोटिस करो, चाहे Uber हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, जब वो इंडिया आई तो उसे एक नया मॉडल लॉन्च करना ही पड़ा। हाँ, बिल्कुल। दुनिया में कहीं पे भी Uber ऑटो नहीं चलता एक्सेप्ट इंडिया। राइट। तो सिमिलरली जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जब कोविड आया, पीपल टुक इट लाइटली, राइट, इनिशियली बहुत लाइटली लिया, बट जब देखा लोगों ने कि चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, वी हैव टू स्टे बैक एट होम, तो इंडिया को ना चाहते हुए भी खुद को डिजिटल ले जाना पड़ा। राइट। एंड टूल्स लाइक पेटीएम और फिर गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल इंडिया का प्रमोशन, उसने ना स्टार्टअप इकोसिस्टम को टोटली एक नया लैंडस्केप दे दिया। अगर मैं बात करूं कि कैसे ये चीजें अफेक्ट की, तो आप देखो कुछ स्टार्टअप्स थे जो वहां से ग्रो करे और टुडे दे हैव बिकम अनस्टॉपेबल। वन ऑफ देम वुड बी क्लास प्लस। क्लास प्लस ने क्या करा, जितने भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स थे वो उनको ऑनलाइन ले गया, उनसे सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज कराया, डिफरेंट मॉडल्स यूज करे और वहां पर उन क्लासेस को ऑनलाइन ही पढ़वाना शुरू कर दिया। राइट। सिमिलरली हम लोग का कोई एम नहीं था कि हम ना जाके शुरू करेंगे कोई स्टार्टअप, बट वी सॉ कि बहुत सारे लोग जो हमारे जान पहचान में थे, दे वर गेटिंग लेड ऑफ, राइट। एंड आपके अंदर अगर एक फीलिंग आई कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कुछ करने की और आप नहीं कर रहे हो, तो वो गलत है। और ये इंस्पायर हुआ सॉर्ट ऑफ कृष्ण जी की जो बात थी, जो उन्होंने बोली थी कि जब धर्म अधर्म का युद्ध होगा, जो शांत रहेगा वो भी अधर्मी कहलाएगा। तो मुझे लगा कि ये कोविड के साथ हमारी लड़ाई है और अगर मैंने कुछ नहीं करा अपने देश के लिए तो मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ। सो हम लोग को जो आता था, कोडिंग रोबोटिक्स पढ़ानी आती थी, तो हमने कहा कि हम नेक्स्ट जनरेशन को इतना सफिशिएंट बना देंगे, टेक्निकली स्ट्रांग बनाएंगे कि वो इस जनरेशन में भी, इस ड्यूरेशन में भी जॉब्स ले पाए। एंड दैट इज हाउ वी केम टू द फर्स्ट स्टार्टअप एडीवेदा एकेडमी। और ट्रुथ बी टोल्ड, बहुत धक्के खाए, बहुत चीजें सीखनी पड़ी जी, पेरेंट्स से बहुत गालियां भी खानी पड़ी, राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा था एक तरह से, मतलब साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा उनको डैमेज करा था कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, हमारे यहाँ लाख रुपए फीस दो। आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम्स, बट एडटेक में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं। पर सर अब तो डूब चुकी है उनकी नैया। हाँ, जो देखिए, जो भी किसी कस्टमर को या अपने किसी भी क्लाइंट को दुख देगा, घूम के वो उनके पास वापस आएगा। राइट, बिल्कुल। तो ये चीज़ है, मतलब जितना मुझे समझ में आया कि कोविड से कुछ स्टार्टअप्स का बहुत नुकसान हुआ है और कुछ स्टार्टअप्स बहुत ऊपर गए हैं। बिल्कुल, ये तो सच है। आप खुद समझिए ना, जो आने वाले वक्त को देख सकता है जी, वो अपनी किस्मत बदल सकता है। बिल्कुल जिनने देख लिया ने बदल दी जी। तो सर आपने भी मतलब फेस देखा जब इंडिया में था कोविड, और आपने उस चीज को फर्स्ट हैंड फेस किया है। तो जो आपने, मतलब मुझे ऐसा लगता है आपने जो चीज सीखी होगी उसमें एक चीज और ये भी है कि यार स्टार्टअप इंडस्ट्री में कोई एक स्टार्टअप किसी एक आइडिया पे काम नहीं कर रहा होता, मतलब कि उसके कंपेटिटर हमेशा होते हैं, चाहे उसको मालूम हो या ना हो, बट होते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं आपकी बात करूं कि आपका कोई इंडिया में एग्जिस्टिंग के ये कोई और स्टार्टअप या मे बी कोई और के जो सेम आइडिया पे या सिमिलर आइडिया पे काम कर रहे हैं, हजारों लोग हैं, आप एक की क्या बात कर रहे हैं। अच्छा। आप रियलिटी बताता हूँ मैं, आप खुद सोचिए, ना जाने कितने लोग आज की डेट में पॉडकास्ट कर रहे हैं, ना जाने कितने लोग आज की डेट में प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं। द पॉइंट इज दैट कि जो भी आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो, कौन उसको ग्लोबल पहले हिट करता है, राइट। और वो आपका एंड नहीं है कि बाकी लोगों का सपना एंड हो गया। जोमैटो था तो भी स्विगी आया, राइट। उबर थी तब भी ओला आया, राइट। और उसके बाद रैपिडो ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करके एक चीज पे कैपिटलाइज करके यूनिक बनाया, राइट। तो हजारों लोग ऐसे आइडियाज पे काम कर रहे हैं, और आइडिया कभी भी आप पेटेंट नहीं करा सकते, ऑफ कोर्स, राइट। आप टेक्नोलॉजी पेटेंट करा सकते हो, बट आप आइडिया पेटेंट नहीं करा सकते, राइट। तो आइडियाज तो दे आर डजन अ डाइम, राइट। और बहुत आसानी से बहुत सारे लोग हैं ऐसी चीजों पे जो काम कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कौन गिव अप नहीं करता है और एंड मोमेंट तक उसे लेके जाता है। हमारा एम है कि हम इंडिया में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो कि पूरे नेशनल लेवल पे स्टार्टअप्स को, फाउंडर्स को वो एक इकोसिस्टम दे पाए जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ, उनकी इन्वेस्टमेंट और सेल्स और बाकी सारी चीज़ें बूस्ट हो पाए। सो दैट इज आवर एम। ओके।
ये आपने बात तो बहुत सही कही है, बट एक चीज इस पे मुझे ये भी आ रहा है दिमाग में कि आपका जीएल बजाज से लिंक कैसे क्रिएट हुआ था? सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक्चुअली जीएल बजाज का एल्यूमिना हूँ। Okay. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने वहाँ पे 2016 से 2020 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और 2018 और 19 में मेरे जो एचओडी थे बीआर मिश्रा सर, ग्रेट मैन, सो ही इंट्रोड्यूस्ड एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस और एंटरप्रेन्योरशिप के सेशंस, एंड आई हेटेड दैट। मुझे सख्त नफरत थी वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप से। जी। क्यों? क्योंकि इट वाज ऑल अबाउट वर्किंग 24 आवर्स अ डे। आई वांटेड अ पीसफुल लाइफ कि भाई 9 to 6 जॉब करो, मस्त पैसे कमाओ, घर जाओ, सो खाओ पियो, रात में मूवी देखो, चिल करो। कौन नहीं चाहता यार ऐसी लाइफ, राइट? तो आई वांटेड दैट लाइफ, और मैंने उसके लिए मेहनत भी की थी। टीसीएस में प्लेसमेंट भी हो गई थी मेरी, एवरीथिंग वाज गुड एंड फाइन। देन कोविड हैपेंड, और जो मैंने आपको बात बताई कि अगर आपके अंदर कोई पावर है कि आप उसे सेव कर सकते हो, तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे सेव करो। तो दैट इज हाउ आई जंप्ड इनटू द स्टार्टअप इकोसिस्टम। फिर थोड़ा काम करने के बाद मजा आने लग गया जी। बट देन अगेन हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी, और हम लोग पहला स्टार्टअप बिल्ड कर चुके थे विदाउट एनी इंक्यूबेशन और एनीथिंग। फिर 2022 में हमने डिसाइड करा कि हम एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ाएंगे, we'll teach them, we'll help them understand stuff. There we introduce ForTeach back to the basics as a platform जहाँ पर हम उनको एजुकेट कर पाए about entrepreneurship, about the skills, about the basic skills जो कि needed है कोई भी स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए। And in 2023 January we decided कि it's time to go home. That is when we decided कि हाँ अब हमें GLB CRI में incubate होना चाहिए, and ever since then it has been a wonderful journey. On top of that हम लोग GL बजाज के साथ एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं on 12th and 13th of April, where you can pitch directly to investors, you can meet different people, वहाँ पे exhibit कर सकते हो आप अपना startup. Physical event. Yeah, it's a physical event. और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप multiple चीजें कर सकते हो. The point of all of this is that कि जो भी हमारी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन होगा, हम उसे वहाँ पे ऑफलाइन करेंगे, और वहीं पर हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज है हमारी ऑडियंस के लिए जो हम तभी डिस्प्ले करेंगे। ओके सर, अगर मैं ये पूछूं कि अक्षय की from the stage where he hated the word entrepreneur to when he's full-time entrepreneur and he's trying his best कि इस चीज को मैं आगे लेके जाऊंगा, he is building something from scratch. तो ये transition from this to this ये कैसे आया? इसको आप तुक्का कहो या भगवान की मर्जी, मैं नहीं जानता, बट रियलिटी ये है कि मैं इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे आराम की जिंदगी चाहिए थी, और आज भी मुझे आराम की जिंदगी चाहिए। बस मेरे लिए आराम की डेफिनेशन बदल गई। पहले जो मेरे लिए आराम था, लेटना, आराम करना, मूवी देखना, सोना, अब मेरे लिए वो आराम है लोगों की मदद करना, लोगों के बिजनेस बिल्ड करना, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और समझना, और उसे इंडिया में अच्छे से फैलाना। ओके जब ये चीजें होंगी देन आई विल बी एट पीस। ओके सो इफ अगर मैं आपसे बोलूं कि यू आर एट द कोर, मतलब you are observing startups in India or globally also, you are helping them, you are giving them ideas के how can they boost their game, right? तो आपके हिसाब से स्टार्टअप्स के लिए, मतलब इंडियन स्टार्टअप्स, अगर मैं इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली स्टार्टअप्स कहाँ लैग कर रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मतलब कि यार ये बहुत स्टार्टअप्स में ये गलतियां रहती हैं जो हमने देखी हैं। तो बेसिकली जब आप इंडिया को देखो ना, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो लोग बहुत डिस्करेज करते हैं। हमारी जो फैमिलीज हैं उन्होंने एक ऐसा टाइम देखा है जहाँ पर स्टार्ट करना तो बहुत दूर की बात है, जॉब मिलना बहुत टफ होता था। तो उनका पहला पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमारे बच्चे की जॉब लगे, और लगे तो सरकारी लग जाए तो क्या बात, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी जो अपकमिंग जनरेशन जी वो रिलेटिवली कंफर्ट में पैदा हुई। मैं और आपने वो प्रॉब्लम्स नहीं झेली जो हमारे पेरेंट्स ने झेली, तो हम लोग नई चीजों को ट्राई करना चाहते हैं। सिमिलरली जेन जी की बात करें तो उनने हमसे भी कम प्रॉब्लम्स झेली जी। दैट इज व्हाई दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स गिग इकोनॉमी, कि हमें अपना काम करना और गिग्स भी करनी, राइट। तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जो कि बहुत सारे लोगों की सॉर्ट ऑफ आइडियाज को रोकती है। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी इंडियंस आर इंटेलिजेंट, दैट इज व्हाई दे आर अ बिट एरोगेंट, राइट? और ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ कि उनको ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, राइट, कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे चीजें अपने तरीके से करनी है। ओके, और द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंटरप्रेन्योर एंड अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर इज दिस ओनली कि गुड एंटरप्रेन्योर अपनी गलतियों से सीखता है, ग्रेट एंटरप्रेन्योर दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, राइट?
सो दैट्स द एंड गेम कि ये जो प्रॉब्लम है, अगर इफ समवन कैन गेट पास द बेसिक बैरियर्स जो कि लोग उनके अराउंड क्रिएट करते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, वहां से निकल के अपने आप को ग्राउंडेड रख पाए और उस पे कंसिस्टेंट रह पाए, सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन थिंग दैट कैन हेल्प यू टू बिकम और क्रिएट अ गुड स्टार्टअप इन द लॉन्ग टर्म। ओके सर, तो जैसे जीएल बजाज में आपको 2 साल हो गए? हाँ, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए, जनवरी लास्ट ईयर भी। ओके, तो मतलब अगर मैं पूछूं कि जीएल बजाज के साथ, जीएल बजाज इंक्यूबेशन सेंटर के साथ लिंक होने के बाद आपकी लाइफ में, आपके स्टार्टअप में, आपके काम में क्या चेंजेस आए? पहले तो ऐसा लगा कि मैं घर आ गया क्योंकि मेरा जीएल बजाज घर है जी। दूसरी चीज़ ये कि मुझे जीएल बजाज ने जो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं उसको मैं मतलब कहीं से भी अंडरमाइन नहीं कर सकता हूँ। Okay. अगर मैं 19 हूँ तो जीएल बजाज की अपॉर्चुनिटीज़ ने, उनके इंक्यूबेशन सेंटर ने मुझे 20 बनाया, राइट। नॉट ओनली दैट कि उन्होंने एडिशन करा, उन्होंने बहुत सारी सपोर्ट प्रोवाइड की हमारे लिए, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। इनफैक्ट हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन में इवेंट भी कराया, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि जो जीएल बजाज इंक्यूबेशन सेंटर है उसका बहुत बड़ा हाथ है हमारी पर्सनल ग्रोथ में, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ में और हमारी स्टार्टअप की जर्नी में। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जीएल बजाज इज वन ऑफ द ओनली सेंटर्स इन ग्रेटर नोएडा जिसका फोकस स्टार्टअप ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है कंपेयर टू कि हम अपना कमीशन कैसे करें। राइट। तो दैट इज़ वन थिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है आज की डेट में और जैसा इंक्यूबेटर्स को होना चाहिए। इफ़ यू आस्क मी, जीएल बजाज इंक्यूबेशन सेंटर इज अ सॉर्ट ऑफ रोल मॉडल ऑफ हाउ इंक्यूबेटर्स शुड बी। ओके सर, अगर हम इंडियन इकोसिस्टम की, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं तो अब से मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब मैं बोलूँगा स्टार्टअप्स 2008 में या 6 में या 7 में, मतलब अगर मैं जैसे हम एक उस पर काम कर रहे हैं वीडियो पे एंड वो जोमेटो के बारे में है, तो जोमेटो 2008 में स्टार्ट हो गया था और उनको ये भी नहीं पता था कि वो स्टार्टअप है क्योंकि मैं जितने इंटरव्यूज देख पा रहा हूँ सीईओ के, तो अल्टीमेटली उनका कोई एम नहीं था कि उनका स्टार्टअप है, फंडिंग उठानी है, उनको कोई ऐसे वो बना इंस्टीट्यूट खड़ा करना है कितना बड़ा जिसका नाम है आज की डेट पे इंडिया में, ऐसा उनका कोई वो नहीं था विजन। उन्होंने स्टार्ट करा एंड ही वर्कड हार्ड और अल्टीमेटली चीजें सब अपने आप हो गई, सब चीजें अलाइंड हो गई, सब चीजें अपने आप होने लग गई कि उनके पास खुद आते थे इन्वेस्टर्स और उनको बोलते थे हमसे पैसे ले लो भाई। तो अब 2008 से लेकर अब 2024 चल रहा है और स्टार्टअप इकोसिस्टम इन जनरल बहुत ग्रो करा है इंडिया में। अगर मैं आपकी राय पूछूं कि अगले और 5 साल में, 10 साल में, मतलब बहुत से लोग ये भी कहते हैं इस चीज में कि अब स्टार्टअप इकोसिस्टम में सैचुरेशन पॉइंट हिट कर रहा है कि इंडिया में बहुत स्टार्टअप्स हो रहे हैं और सब 1 साल के अंदर बंद हो जा रहे हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है, अब स्टार्टअप छोड़ दो। बट अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि आप कोर में हैं इस चीज के, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं, आपका फर्स्ट हैंड इन्वॉल्वमेंट है बहुत स्टार्टअप्स की ग्रोथ में, और अभी नहीं है तो आगे चल के जरूर होगा 100, मतलब है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से अगले 5-10 साल में स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो नए स्टार्टअप्स आज 2024 में अगर कोई स्टार्टअप खोल रहा है, तो क्या उसके पास भी एक चांस है कि वो आगे जाके अपने स्टार्टअप को स्केल अप कर सकता है, इवन दो लोग कह रहे हैं कि इस चीज में अब बहुत भीड़ हो चुकी है? So basically, अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करो या किसी स्टार्टअप की बात करो, okay. तो 95% ऑफ देम फेल एनीवेज, राइट। इट्स ग्लोबल रिकॉर्ड, okay. 95% तो फेल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ के पास फंडिंग लैक होती है, कुछ के प्रोडक्ट की टाइम खराब होती है। जैसे मान लो अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कस्टमाइज कवर बना रहे हो आईफोन 16 के, ठीक है, सितंबर 15 लॉन्च हो रहा है आईफोन 16 और आपने सितंबर 16 अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा, तो वो बहुत बिकेगा, राइट। लेकिन अगर आप उसे 1 साल बाद लॉन्च कर रहे हो तो क्या कोई प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है इस कंटेक्स्ट में। ओके, इफ यू आर बिल्डिंग फॉर टुडे, देन जब तक आप उसे लॉन्च करोगे यू आर ऑलरेडी, यस, यू हैव टू बिल्ड फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 6 months, 1 year और 2 years, राइट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जीरो था। उन्होंने पूरा बूटस्ट्रैप करा, राइट, एंड दे वर बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर। उन्होंने अपना टाइम लिया, सब चीज की, सीखा और साथ में वो चेंजेस करके वहां बनाते गए। आपने दीपेंद्र गोयल की बात की, तो मैं बात करूंगा संजीव भीखचंदानी की, इन्फोएज के फाउंडर। तो उन्होंने इन्वेस्ट करा है। तो हुआ क्या था कि दीपेंद्र गोयल केपीएमजी में काम करते थे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके पास बस आधा घंटा होता था केपीएमजी की पूरी जो भी स्टाफ था मेस में जाके एक मेन्यू था, एक मेन्यू से देख के रेस्टोरेंट को कॉल करके ऑर्डर करना था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि बहुत सारे स्टाफ में बहुत सारे एम्प्लॉइज थे, तो उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो मेन्यू देखें, राइट। तो दीपेंद्र ने क्या करा, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसकी फोटो लेके हमारा जो इंटरनल कंपनी का ब्लॉग है उसमें डाल दूं जी। उन्होंने वो ये करा और ऐसा करके
सडनली क्या हुआ, जो KPMG का 95% स्टाफ था वहां जी, वो उनके पेज पे जाने लगा। सडनली जो KPMG की टीम थी उनने उनसे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि 95% स्टाफ जो है वो तुम्हारे पेज पे जा रहा है। राइट। तभी दीपेंद्र को ये आइडिया हिट करा कि क्यों ना हम लोग आसपास के जो जितने भी लोकल रेस्टोरेंट्स हैं उनके मेन्यूज बना के एक वेबसाइट पे डालते हैं। एंड दैट इज हाउ Zomato's first MVP came into the existence. Foodie. Exactly. That is how it came into the existence. Right. Similarly, आपको भी एक ऐसा MVP बनाना है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, एक ऐसा सर्विस बनानी है जिसकी रिक्वायरमेंट हो मार्केट में। Okay. लोग कह रहे हैं आज मैं चाय बना रहा हूँ तो मैं स्टार्टअप हूँ। नो, नहीं, आप स्टार्टअप नहीं हो, आप एक बिजनेस हो। Right. ठीक है, एक स्टार्टअप का काम होता है एक प्रॉब्लम को पकड़े, उसको सॉल्व करे और फिर उसी सोल्यूशन को स्केल करे। Right. इट हैज टू हैव फास्टनेस, इट शुड बी क्विक इन इट्स अप्रोच, और वो एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। एक बिजनेस और एक स्टार्टअप बहुत डिफरेंट चीज है। राइट। बट एक बज़वर्ड बन चुका है स्टार्टअप, तो हर बिजनेस अपने आप को स्टार्टअप बोलने लगा, राइट। तो जिस वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट एनीवेज, आप ये समझिए स्टार्टअप एक ऐसी चीज है जो उतना ज्यादा ग्रो करेगी जितनी ज्यादा प्रॉब्लम में जाएगी। सो जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम फेस करते हो आप उतने ज्यादा स्ट्रांग बनते हो। आप खुद सोचो, एक शेर जो 100 लड़ाइयाँ लड़ा है वो ज्यादा ताकतवर होगा या एक शेर जो कभी सर्कस से बाहर नहीं आया वो ताकतवर होगा। बिल्कुल, मोर अबाउट कि आप किस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हो। ओके, तो अगर हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम के उसकी बात करी फ्यूचर की, अगर मैं फोर्टीज के फ्यूचर की बात करूं कि आप इस आइडिया को कहाँ देखते हैं अगले 5-6 साल में, 8 साल में, 10 साल में? मैं ये चाहता हूँ, मेरा आइडिया इज नॉट बेस्ड ऑन कि हम कितने लोगों को हिट कर रहे हैं। ओके। इट्स मोर अबाउट कि हम कितनी वैल्यू या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके। हमारा एम ये है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप में हम 1% भी सक्सेस रेट बढ़ा पाए, ये 95% फेलियर को हम 94% या 93% कर पाए, तो वो हमारे लिए सक्सेस है। एंड 10 years डाउन द लेन हमारा एम ये है कि इंडिया में जो भी परसेंटेज ऑफ फेलियर है हम एटलीस्ट उसको 5% से कम कर पाए किसी ना किसी सेंस में। दैट इज व्हाट आवर एम इज। तो सर एक चीज़ है, क्योंकि अब ऑलरेडी मतलब आप लॉन्च कर रहे हैं समथिंग एंड स्टार्टअप्स आपके साथ, मतलब आपको बहुत स्टार्टअप्स रीच आउट में भी मतलब लोग आ रहे होंगे आपके पास पूछने के लिए कि आपका क्या एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। लोग आपके पास आके बात कर रहे होंगे कि हम भी इंटरेस्टेड हैं मे बी आपके साथ आने में। तो कितने स्टार्टअप्स के साथ आप एग्जैक्टली ये भी काम कर रहे हैं? सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कम्युनिटी थी 1400 फाउंडर्स की, बट ये जो हम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं इसमें 500 प्लस प्री रजिस्टर कर चुके हैं। जी। ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोगों को नहीं मालूम है, दैट इज कि हम जोहो के लिस्टेड पार्टनर्स हैं, हम जेटब्रेन्स के लिस्टेड पार्टनर हैं, हम हबस्पॉट के लिस्टेड पार्टनर्स हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। तो सर एक चीज़ है, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इतना सब कुछ आपने लाइफ में किया है, आपने स्पीचेस दी हैं, आपने सेमिनार्स दिए हैं, आपने लोगों को एजुकेट किया है, बच्चों को एजुकेट किया है, और अब आप लाइक स्टार्टअप्स को लेके बहुत एक मतलब मैं कहूँगा बहुत क्रूशल, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत न्यू एक आइडिया लेके आ रहे हैं मार्केट में। तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ 26 साल की उम्र में अचीव करने के बाद, फिर भी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए क्या है? देखिए, मेरी लाइफ में जो अचीवमेंट की डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा कौन सा काम मैंने करा है जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिली। I felt accomplished। ओके। और आप मानेंगे नहीं, इट इज कि मैंने अपने घर पे जब पहली बार अपने पैसे से देके जियो वाईफाई लगवाया था, इट हैज बीन द बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ माई लाइफ। नाउ इट्स अ फनी थिंग बट आई विल टेल यू व्हाई। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब मैं छोटा था जी, तो मुझे ना हमेशा से बहुत शौक था, आई वॉज वेरी क्यूरियस, तो मुझे चीजें जानने का बहुत शौक था। मेरे घर पे इंटरनेट जल्दी एज पे लग गया था, लैन वाला, बट उस टाइम लैन की स्पीड आपको भी पता है क्या आती थी, और वो 25 रुपए का स्क्रैच कार्ड करना, इट वॉज अ ह्यूज टास्क, 200 MB मिलना, डेटा ऑफ करना। तो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं ना एक वाईफाई लगवाऊं ताकि मैं ना इंटरनेट पे जा पाऊं, मैं चीजें सीख पाऊं, क्यूरियस रह पाऊं, जो अपनी क्यूरियोसिटी है उसको सॉल्व कर पाऊं। ये सारी चीजें जो पॉसिबल हुई हैं, ये तभी पॉसिबल हुई हैं जब वो क्यूरियोसिटी फिल हो पाई है, और उस क्यूरियोसिटी को फिल करने का काम इंटरनेट ने करा है। और उस इंटरनेट को पाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट है जी। जिस वजह से मैं कहूँगा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट ये है कि मैंने अपने पैसे से खुद एक जियो वाईफाई लगवाया। ओके। अगर मैं बात करूं कि मोटिवेशन क्या है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, यू आर गिविंग योर 110% टू दिस, ठीक है, बल्कि आप जॉब भी कर सकते थे, ऑब्वियस ही बात है, और आपके पास मतलब आपकी तो हो भी गई थी प्लेसमेंट अल्टीमेटली, तो फिर आप जॉब छोड़ के इतना जिसे कहेंगे कि 9 to 5 छोड़ के 24 आवर्स का काम कर रहे हैं,
तो आपका मोटिवेशन क्या है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? इसका ना आंसर थोड़ा सा बड़ा है। ओके। तो मैंने ना टीसीएस में जॉब ली थी। ओके। और मैंने विद इन 3 मंथ्स उसका जो डिजिटल है वो भी क्रैक कर लिया था। ओके। तो आई वाज समवेयर अराउंड 10 LPA अभी तक, और मैंने ना लास्ट अक्टूबर में रेजिग्नेशन दी, ठीक है। और अक्टूबर में अपने बर्थडे के अराउंड रेजिग्नेशन देने का रीज़न ये था कि मुझे फुल टाइम अपने स्टार्टअप पे काम करना है। उस टाइम मेरा शेड्यूल ये होता था कि मैं 9 to 6 टीसीएस की जॉब करता था, 1 घंटे आराम करता था, 7 बजे आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 2 आवर्स, फिर मैं 9 to 1 काम करता था, फिर मैं 1 to 3 सोता था, और फिर 3 से इवनिंग तक काम करता था, मतलब मॉर्निंग तक काम करता था। और कभी कभी ये शेड्यूल डिफरेंट भी होता था, कभी कभी मैं 1 to 5 जगता था और 5 to 9 सोता था, और 11 to 1 की स्लीप लेता था। बट द पॉइंट इज दैट कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी। आई नेवर वेंट टू मूवीज एंड एवरीथिंग। बट देन आई डिसाइडेड कि अगर मैं जॉब करता रहूँगा, अगर मैं चीज़ें करता रहूँगा ऐसे, तो आई कैन नॉट डू दिस, आई हैव टू टेक दैट रिस्क। और मैंने उस जॉब को छोड़ा। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, they were a bit against it कि तुम कैसे मैनेज करोगे। तो I had to take a job in front of them to show them कि मैं 15 LPA 20 LPA का जॉब आराम से ले सकता हूँ, and then I denied that offer letter कि मुझे नहीं चाहिए जॉब, so that मेरे पेरेंट्स को और मेरी फैमिली को एक सिक्योरिटी रहेगी कि जॉब इसको मिल जाएगी, तो let him try whatever he wants, right? And that is how I went full throttle into this. But if you talk about my motivation, I want to be the best, and this comes from following Cristiano Ronaldo for quite a while. तो रोनाल्डो हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन जब मैं काफ़ी छोटे से बड़ा हो रहा था, बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। रोनाल्डो हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। उसने हमें ये शो करा है, इफ यू वांट समथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर 90 मिनट्स आप हो चुके हैं, यू कैन स्टिल टर्न द गेम अराउंड, एंड दैट इज व्हाट हैज़ बीन मोटिवेटिंग मी। I want to be the best in entrepreneurship. I want to become the most knowledgeable person in entrepreneurship before I die. I want to leave a legacy behind. भले ही मुझे उसके लिए 24 घंटे काम करना पड़े. And I'm willing to do that. I'm willing to go to any lengths in order to achieve that. Okay. तो सर इसमें अभी जो आपका जो विजन है, जो आपका आइडिया है, इसमें आई थिंक सबसे बड़ा अब जो चीज़ होने वाली है, जो आप लॉन्च कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि जो इवेंट होने वाला है ऑन 12th, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कि इससे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चीज़ लॉन्च तो ही जाएगी, एंड अल्टीमेटली जो आपका प्लान है लोगों को लेके, लाइफ को लेके, अपनी लेगेसी को लेके, वो इसके थ्रू एटलीस्ट एक स्टार्ट हो जाएगा कि यार यहाँ से चीज़ शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। तो अगर मैं एक तो सबके लिए, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन गो वहाँ पर, आप GL बजाज आएँ और आप वो इवेंट में आप आके देख सकते हैं कि वहाँ पे जितने भी मे बी स्टॉल्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा मन हो, यू कैन श्योरली गो एंड यू नो चेक इट आउट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नहीं चलता दिस आइडिया ऑफ योर्स, क्योंकि सबके पास आइडियाज होते हैं, सबके आइडियाज अच्छे भी हो सकते हैं, बट नॉट एवरीवन मेक्स इट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लान बी क्या है? So the plan B is to make sure कि आइडिया रन करें, and how we can do that is कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म को ऐसे बना रहे हैं तो we'll go ahead with that. हमें यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी लीन स्टार्टअप स्ट्रैटेजी। हम कंटिन्यूसली बात करेंगे लोगों से, हम कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे, फीडबैक लेंगे, और अगर ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की तरह नहीं चल सकता है तो क्या पता कोई एक ऐसी सर्विस हमारी कस्टमर हमें दे जो उनको चाहिए हो, हम फिर उस डोमेन को डील करेंगे। That is how we plan to go on with the plan B if there ever is a plan B. So it's all about कि उनकी services, उनकी requirements fulfill हों in the best way that we can do it, and that exactly is the plan B. क्योंकि ये सवाल पूछने का मेरा रीज़न ये था कि बहुत से स्टार्टअप ओनर्स या जो वो होते हैं फाउंडर्स, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि मैंने शुरू कर दिया और अब मैं इसे बंद नहीं कर सकता। आई हैव, मतलब अब मेरी ईगो पे बात आ गई है, मेरी रेपुटेशन पे बात आ गई है, उसके चक्कर में दिक्कतें बहुत हो जाती हैं और लोग छोड़ना नहीं चाहते। कि अब वो ये बोल रहे हैं कि मैं वापस रीस्टार्ट कैसे करूं, मैंने अपना इतना टाइम, इतना अपना सब कुछ इसके ऊपर लगा दिया, किसी आइडिया पे इतना काम कर दिया, तो अब वापस से उसे छोड़ के और कोई नई चीज़ शुरू करना, दैट इज़ वेरी वेरी, मतलब जैसे कहेंगे ना कि मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये चीज़ मैं इसलिए पूछा था कि मे बी के इस चीज़ का अगर हम वो कर पाए कि बच्चे इस उस पे ना सोचे कि यार मैंने एक बार सोच लिया, शुरू कर दिया, मैं उसे बंद नहीं कर सकता।
तो इसके कंटेक्स्ट में मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगा, 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। ओके। बेकारी, स्टूडेंट और एक स्टार्टअप फाउंडर जो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। ओके। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप कुछ नहीं हो, ये 3 लोग कुछ नहीं होते, राइट। ये 3 लोग कुछ बनते हैं विद टाइम। ओके। दैट इज व्हाई पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट देम। और कभी भी किसी रिस्पेक्ट किसी इंसान की नहीं होती, उनकी पोजीशन की होती है प्रोफेशनल वर्ल्ड। अगर आप मान लो आप केपीएमजी में बहुत अच्छे लेवल पे कंसल्टेंट हो, आपने वो जॉब छोड़ दी तो एसेंशियली यू आर जॉबलेस, राइट। और आप जो भी काम कर रहे हो वो आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। अनटिल एंड अनलेस वो एक लेवल पे नहीं आ जाता है, व्हाई वुड पीपल रिस्पेक्ट यू? दे माइट रिस्पेक्ट यू फॉर योर प्रीवियस वर्क, फॉर द थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड, राइट, बट इन दैट मोमेंट यू आर नॉट डूइंग समथिंग जिसकी वजह से दे विल रिस्पेक्ट यू। तो आप ये मत करो कि आपके अंदर ईगो होनी चाहिए या एरोगेंस होनी चाहिए। आपको बहुत ग्राउंडेड होना पड़ेगा और आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जब आप बेशरम बन जाओगे तभी आप कस्टमर से जाके बात कर पाओगे। आपको एक इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ मैं, कि अभी स्टार्टअप महाकुंभ में मैं गया था। और वहां पर आई डिसाइडेड कि आज मैं ना सेल्स गाय बनूंगा अपनी कंपनी का। तो जब ये इवेंट खत्म हो रहा था, डेट हर्ट, तो मैंने अपने पैम्फलेट्स पूरे सारे हॉल्स में खुद जाके हर एक स्टार्टअप फाउंडर को दिया। पीपल वर इग्नोरिंग मी। कुछ लोग बहुत अजीब तरीके से भी रिएक्ट कर रहे थे, सॉर्ट ऑफ कंसिडरिंग मी कि आई एम अ सेल्समैन। और कुछ लोग ऐसे भी कर रहे थे, नहीं चाहिए, मैं इसको फेंक दूंगा, आप मत दो। बट द पॉइंट इज दैट आपको ये चीजें झेलनी पड़ेंगी लाइफ में। अगर आपको आगे जाना है, आपको कुछ बनना है, तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा। क्योंकि कोयला जो होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है और हीरे की बहुत ज्यादा होती है। और कोयला हीरा तभी बनता है जब हजारों साल हीट और प्रेशर में रहे। तो स्टार्टअप फाउंडर के लिए तब कर ये स्टार्टअप फाउंडर के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उसका हीट एंड प्रेशर है। ओके, बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम एंड करते हैं, कि नए स्टार्टअप्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? 2 शब्द जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अपना स्टार्टअप, जो जॉब छोड़ के कुछ अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पहली चीज, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप कोई इनकन्वीनियंस सॉल्व मत करो, ठीक है? ओके। उसके बीच का डिफरेंस ये, प्रॉब्लम ये होती है जिसको मैं इमीडिएटली सॉल्व करना चाहूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर करेंटली मेरे सर पे आग लग जाए और आपके पास पानी नहीं है, मैं आपसे बोलूँ कुछ दो, मुझे आग बुझानी है, आपके पास टिश्यू है, कागज है, कपड़ा है, आप जो भी दोगे मैं उससे तुरंत बुझाऊँ। तो जो भी आप मुझे दे रहे हो वो एक MVP है और ये आग प्रॉब्लम है, राइट। अगर ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि मुझे तुरंत बुझानी है तो कुछ भी चलेगा। वो आपका MVP होता है, वो आपका बिजनेस होता है जो कि लॉन्ग टर्म अच्छा बनता है। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि भाई मेरे को ना कुछ मीठा पीना है, तो आप शरबत लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, वहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है। तो वो मेरे लिए एक इनकन्वीनियंस है कि हाँ मुझे कुछ भी मीठा पी सकता हूँ मैं। इट्स नॉट अ नेसेसिटी फॉर मी कि मुझे पीना ही है, इट्स मोर ऑफ अ चॉइस। तो जो भी स्टार्टअप्स या जो भी फाउंडर्स आज की डेट में इस फील्ड में उतर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम, यू आर नॉट सॉल्विंग एन इनकन्वीनियंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इस चीज पे फोकस करो कि आप जो भी कर रहे हो उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है आपकी ऑडियंस के लिए। अगर आप अपनी ऑडियंस की ग्रोथ करते हो किसी सेंस में, उनकी सेल्स बूस्ट करते हो या उनकी कॉस्ट रिडक्शन करते हो या उनका बिजनेस किसी भी तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हो, then and only then you will be able to become a very good entrepreneur or create a very good startup in that domain. Be determined कि आप जो भी कर रहे हो उसको full determination से करो, be hardworking and most importantly be grounded. Sir, it was so nice having you here. Thank you very much. Thank you so much. It was wonderful having a discussion with you and I hope कि और लोग इस बात को जाने कि आप जो चीज़ कर रहे हो that is very important. लोग जो डिफरेंट स्टूडेंट फाउंडर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस चीज़ को सुने और सीखें कि कैसे और लोगों के एक्सपीरियंसेस से दे कैन लर्न एंड दे कैन फॉलो द पाथ ऑफ ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स हु लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। राइट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। पर्सनली मुझे ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हमने कई ऐसे सवाल अक्षय जी से पूछे जो स्टार्टअप ओनर्स के माइंड में हमेशा रहते हैं कि कितना रिस्क लिया जा सकता है, कितना रिस्क डुएबल है, आपके लाइफ चॉइसेस क्या होने चाहिए स्टार्टअप्स को लेके, आपके आइडियाज। मे बी आप सेम आइडिया पे 10 लोग और काम कर रहे हैं, बट हाउ कैन यू स्टैंड आउट? It makes all the difference. I want to thank GL Bajaj Center for Research and Incubation for making this episode possible. अगर आप भी कोई एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडिया है, so you can reach out to us and we'll surely do a podcast with you. जब तक के लिए, thank you and see you again.